हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 सोशल साइंस का। और जो चैप्टर का नाम है वो है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगनिंग टू 1206 सीई। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है मौर्य, सांगा, सतवाहना, गुप्ता, वर्धना, पाल, राष्ट्रकूटाज, प्रतिहार, चोला, पल्लव, चालुक्य डायनेस्टीज में से आज हम पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। 16 महाजनपद में से जो मगध था, मगध भी एक महाजनपद था और ये 16 महाजनपद में से एक मगध था जो कि एक उभरती हुई डायनेस्टी के रूप में सामने आया था हर्यंका डायनेस्टी के दौरान। और जैसे जैसे समय गुजरता चला गया वैसे वैसे जो मगध था उसका जो कंट्रोल था वो पूरे नॉर्थ इंडिया पर होने लगा। इस तरह से जो मगध था वो काफ़ी शक्तिशाली बनता चला गया। मौर्य डायनेस्टी कैसे एस्टेब्लिश हुई थी मगध के अंदर? तो अराउंड 326 बीसी के दौरान या में एक डेस्पोटिक रूलर हुआ करता था नंदा डायनेस्टी का, जिसका नाम था घनानंद रूल। घनानंद था उसका नाम और वो शासन करता था मगध पर। डेस्पोटिक मतलब होता है निरंकुश, जिस पर किसी का कोई भी अंकुश नहीं होता है, वो अपनी मनमानी करता है, लोगों पर अत्याचार करता है। इस टाइप का जो राजा था घनानंद, वो नंदा डायनेस्टी से बिलोंग करता था और वो मगध पर शासन किया करता था। एट दैट टाइम उस समय नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो था वो डरा हुआ रहता था अलेक्जेंडर के इन्वेशन से। इन्वेशन मतलब होता है आक्रमण। तो अलेक्जेंडर था जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर आक्रमण करता रहता था, जिससे जो वहाँ के जो लोग थे काफ़ी आतंकित थे। टेरिफाइड मतलब होता है डरना या आतंकित होना। द सब्जेक्ट मैटर वॉज सफरिंग फ्रॉम द एट्रोसिटीज़। और जो उस समय विषय था या जो उस समय जो स्थिति थी, तो जो लोग थे वो काफ़ी पीड़ित हुआ करते थे राजा के अत्याचारों से। एट्रोसिटीज़ मतलब होता है अत्याचार, यानी जो लोग थे उनको राजा के अत्याचारों का भी सामना करना पड़ता था और साथ ही साथ में जो अलेक्जेंडर था वो आक्रमण करता था तो उसके अत्याचार को भी सहना पड़ता था। तो पीपल ऑफ द स्टेट्स वर डिससेटिस्फाइड। और जो लोग थे वो नंदा घनानंद से खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उसने अत्यधिक टैक्सेस का बर्डन डाल दिया था लोगों पर। या हम कहते हैं बर्डन मीन्स बोझ, और एक्स्ट्रा ऑर्बिटेंट मतलब होता है अत्यधिक। तो अत्यधिक उन्होंने टैक्सेस लगा दिए थे, जो इसका बोझ था वो लोगों के ऊपर डाल दिया था। तो इस तरह से जो लोग थे वो खुश नहीं थे बिल्कुल भी घनानंद से। ऐसी कंडीशन के अंदर मगध इज इन नीड ऑफ सच पर्सन। मगध को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सके, ख़त्म कर सके। एलिमिनेटेड मतलब होता है फिनिश करना। तो जो समस्याएं थी, एक तो अलेक्जेंडर का इन्वेशन, दूसरा किंग का एट्रोसिटीज़, किंग का अत्याचार, और तीसरा जो बहुत सारे टैक्सेस के बर्डन डाल दिए थे लोगों पर। तो इन सारी प्रॉब्लम से जो बचा सके ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी मगध को। इन नो टाइम कौटिल्याज स्टूडेंट। और उस समय जो कौटिल्य का जो स्टूडेंट था, यानी कौटिल्य के जो शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये एक पॉलिटिकल एम्पेरियन ऑफ इंडिया के रूप में सामने आए। एम्पेरियन मतलब होता है स्वर्ग। तो एक तरह से स्वर्ग स्थापित करने के लिए इंडिया के अंदर, या इंडिया को स्वर्ग के रूप में बनाने के लिए पॉलिटिकल रूप में कौटिल्य के जो स्टूडेंट्स थे, शिष्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो सामने आए और इन्होंने ही मौर्य डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। इन्होंने नई डायनेस्टी इस्टेब्लिश की जिसका नाम था मौर्य डायनेस्टी। तो ये तो था मौर्य डायनेस्टी कैसे इस्टेब्लिश हुई। तो आपने इसमें क्या पढ़ा, जो नंदा डायनेस्टी का जो राजा था घनानंद, वो शासन कर रहा था यहाँ पर, और वो काफ़ी अत्याचार करता था लोगों पर। उसने बहुत सारे टैक्सेस डाल रखे थे लोगों के ऊपर, और साथ ही साथ में जो लोग थे उनको अलेक्जेंडर के इन्वेशन का भी खतरा बना रहता था, उसका हमेशा डर लगा रहता था। तो उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनको इन सब समस्याओं से निकाल सके। और उस समय कौटिल्य के जो शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने एक नए डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था मौर्य डायनेस्टी। देन फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से बीसी से लेकर और कौन से बीसी तक इन्होंने शासन किया। विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु।
अपने गुरु की मदद से। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौटिल्य थे, जिनको चाणक्य भी कहा जाता था, मैंने अभी बताया आपको। तो चंद्रगुप्त थे, इन्होंने रॉयल थ्रोन था उसको पा लिया ऑफ द मगध जब ये 25 साल के थे, और उस समय इन्होंने धनानंद को हरा दिया और जो राजगद्दी थी मगध की उस पर कब्जा कर लिया। और जो धनानंद था ये लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी का। थ्रू हिज एक्सटेंसिव विक्टोरियस कैंपेन, और उसके बाद इन्होंने अपना एक्सटेंसिव विक्टोरियस कैंपेन स्टार्ट किया था। एक्सटेंसिव मतलब होता है विस्तार करने के लिए, विक्टोरियस मतलब जीत वाले, कैंपेन मीन्स होता है अभियान, यानी इन्होंने जीत का जो अभियान स्टार्ट किया था अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने फर्स्ट पान ऑफ इंडिया एम्पायर, यानी सबसे पहले जो इंडिया एम्पायर था इसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जो बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था मौर्य एम्पायर। इन 305 BC के अंदर इन्होंने सबसे पहले जो ग्रीक के रूलर थे सेलिकस निकेटर, इसको हराया। सेलिकस निकेटर को हराने के बाद इन दोनों के बीच में एक संधि हुई। अलायंसेस मतलब होता है संधि होना है, समझौता होना। ये दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, और उस समझौते के दौरान जो सेलिकस था उसने 500 एलिफेंट्स दिए थे चंद्रगुप्त को, और साथ में उसने जो ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और जो रीजन था वेस्ट रिवर इंदस के वेस्ट की तरफ का, वो चंद्रगुप्त को सौंप दिया या उसके सरेंडर कर दिया। सेलिकस ऑल्सो, और साथ ही में जो सेलिकस था उसने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, और उसने मैगस्थनीज को एज ए एम्बेसडर चंद्रगुप्त के कोर्ट के अंदर भेज दिया। तो ये सारे समझौते के दौरान किया गया था कि पहले ये उसने सेलिकस निकेटर को हराया चंद्रगुप्त ने, उसके बाद इनके बीच में समझौता हुआ। इस समझौते के दौरान जो सेलिकस था उसने 500 एलिफेंट्स दिए चंद्रगुप्त को, और साथ में जो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और कुछ जो रीजन था इंदस रिवर के वेस्ट की तरफ का, वो चंद्रगुप्त को सौंप दिया। साथ ही में जो सेलिकस था उसने बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, और जो मैगस्थनीज था उसको एज ए एम्बेसडर चंद्रगुप्त के कोर्ट में भेज दिया। पार्ट ऑफ काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन, गंगा, यमुना, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्या एंड कश्मीर, ये सारे इंक्लूड हो गए थे उसके ग्रेट किंगडम के अंदर चंद्रगुप्त के, यानी चंद्रगुप्त ने इन सब पर जीत हासिल कर ली थी और इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इट इज़ नोन फ्रॉम द तमिल ट्रीटीज़, और ये पता चलता है, इसकी जानकारी मिलती है तमिल ट्रीटीज़, जिसका नाम था अन्नानूरू और मुरन्नानूरू। ये दो ट्रीटीज़ हैं तमिल की। इससे पता चलता था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने साउथ इंडिया पर भी आक्रमण किया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, तो इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। फ्रॉम भद्राबाहु से इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, या जैन धर्म के ये बन गए थे, शिष्य बन गए थे जैन धर्म के। इन 298 BC के अंदर इनकी मौत हो गई श्रवणबेलगोला के अंदर, श्रवणबेलगोला मैसूर में, थ्रू फास्टिंग, जब इन्होंने व्रत कर रखा था। तो ये तो था सारा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को बढ़ाया, कैसे उनकी शादी हुई, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। और उनके बारे में जानकारी किस किस से मिलती है कि तमिल के अंदर उन्होंने या साउथ इंडिया के अंदर उन्होंने इन्वेट किया था, आक्रमण किया था। तो ये अहन्नानूरू और मुरन्नानूरू, ये दो ट्रीटीज़ हैं, इनसे पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे बिंदुसारा। बिंदुसारा ने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासन किया था 298 से लेकर और 273 BC तक। BC हमेशा उल्टा चलता है। बिंदुसारा जो थे वो बेटे थे और साथ में सक्सेसर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, एंड हु वाज कॉल्ड द अमित्रोचैट्य, जिसको कि अमित्रोचैट्य कहा जाता था ग्रीक ऑथर्स के थ्रू। तो ग्रीक ऑथर थे, इनको बिंदुसारा को अमित्रोचैट्य कहते थे। इन वायु पुराण के अंदर ही हैज़ बीन कॉल्ड, वायु पुराण के अंदर उसको कहा गया है भद्रासारा,
भद्रसारा के नाम से, और जो जैन टेक्स्ट है उसके अंदर उनको जाना जाता है सिंह सेना के नाम से। तो अलग अलग जगह पर इनको अलग अलग नाम दिया गया है। ग्रीक ऑथर है वो इनको अमित्रोचैत्य कहते हैं, वहीं वायु पुराण में इनको भद्रसारा के नाम से जाना जाता है। वहीं टेक्स्ट जो जैन टेक्स्ट है उसमें उनको सिंह सेना के नाम से जाना जाता है, सिंह सेना। ही कॉन्कर्ड द डिस्टिंक्ट साउथ इंडियन रीजन, और इन्होंने जो बहुत दूर दूर जो साउथ इंडियन रीजन थे उस पर जीत हासिल की। एंड ऑल्सो इंक्लूडेड दैम इन मगध एम्पायर, और उसको उन्होंने मगध एम्पायर के अंदर मिला लिया। अकॉर्डिंग टू दिव्य वंदना के अकॉर्डिंग, ये जो दिव्य वंदना है एक संस्कृत एंथोलॉजी है जो कि बुद्धिस्ट टेल, जिसके अंदर बुद्धिस्ट टेल यानी कि जो भगवान बुद्ध की जो कहानियाँ हैं वो लिखी गई हैं देव वंदना के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग जो बिंदुसारा थे, इन्होंने इनके शासनकाल के दौरान 2 रिवोल्ट हुए थे तक्षशिला में। हिज रेन टू क्रश दीज रिवोल्ट, इन्होंने इन रिवोल्ट्स को क्रश करने के लिए सबसे पहले अशोका को भेजा और उसके बाद अपने बड़े बेटे सुशिम को भेजा। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ बिंदुसारा के रॉयल कोर्ट के अंदर जो ग्रीक रूलर थे एंटिचस फर्स्ट अपॉइंटेड अ पर्सन, इन्होंने एक पर्सन को अपॉइंट किया जिसको कि डायमेचस के नाम से जाना जाता था, एज अ एम्बेसडर के रूप में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एम्बेसडर के रूप में बिंदुसारा के दरबार के अंदर या कोर्ट में कौन सा पर्सन आया था, क्या नाम था उस पर्सन का, या ग्रीक रूलर एंटिचस फर्स्ट ने किसको भेजा था एम्बेसडर के रूप में बिंदुसारा के कोर्ट में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फर्स्ट, तो उसमें आपको याद करना है डायमेचस इसको भेजा था ग्रीक रूलर एंटिचस फर्स्ट ने एज अ एम्बेसडर। अकॉर्डिंग टू प्लेनी के अकॉर्डिंग इजिप्शियन किंग फिलाडेल्फस जो राजा थे इजिप्ट के, जिसको हम पटोलमी सेकंड के नाम से भी जानते हैं, हैड सेंट एन इजिप्शियन एम्बेसडर, इन्होंने एक इजिप्शियन एम्बेसडर को भेजा जिसका नाम था डियोनिसस इन बिंदुसारा के दरबार के अंदर। तो ये तो उसमें बता रखा है कौन कौन आया था बिंदुसारा के दरबार के अंदर, कहाँ कहाँ से आए थे इजिप्शियन एम्बेसडर्स जो थे, कौन थे, ग्रीक एम्बेसडर कौन थे। तो ऐसे अलग अलग जो एम्बेसडर से आए थे, ग्रीक एम्बेसडर थे वो डायमेचस थे, ऐसे जो इजिप्शियन एम्बेसडर थे उनका नाम था डायोनिसस। देन फिर आता है अशोका ने बिंदुसारा के बाद मौर्य एम्पायर को संभाला या ये सिंहासन पर बैठे और इन्होंने शासन किया 273 BC से लेकर 232 BC तक। अकॉर्डिंग टू जैन हेयर से के अकॉर्डिंग अशोका ने मगध रूल पर इन्होंने कब्जा किया था अपने पिता की मर्जी के खिलाफ। तो इसमें देखा है कि अशोका ऑक्यूपाइड मगध रूल अगेंस्ट द विश ऑफ बिंदुसारा नहीं चाहते थे कि अशोका जो है वो मगध का शासक बने, लेकिन अशोका ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जो मगध था उस पर कब्जा कर लिया। फ्रॉम मास्की एंड गुजरारा रिकॉर्ड, मास्की और गुजारा रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग या इससे पता चलता है डिस्कवर्ड फ्रॉम द सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया के अंदर जो अशोका के जो नाम है या अशोका का जो नाम है वो वहाँ पाया गया। इन द रिकॉर्ड अशोका हैज़ बीन एडजॉर्न विद टाइटल, और उस रिकॉर्ड से पता चलता है कि जो अशोका है उसको टाइटल दिया गया था एडॉर्न विद टाइटल, उसको टाइटल दिया गया था देवनाम प्रिय का या देवनाम प्रियदर्शी का। देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी ये टाइटल दिया गया था अशोका को, और ये पता चलता है मास्की और गुजारा रिकॉर्ड से। अशोका वॉज मैरिड, अशोका की शादी हुई प्रिंसेस विदिशा से, राजकुमारी विदिशा से, और उससे उनको एक बेटा और एक बेटी हुई। बेटी का नाम था संघमित्रा और बेटे का नाम था महेंद्रा।
इनके अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है या जहाँ खुदाई वगैरह इन्होंने करवा रखी है रॉक्स पर, उसमें इन्होंने अपनी रानी कुरुवक्की के नाम भी इन्होंने मेंशन किया है। कुरुवक्की का नाम बताया है अपनी रानी का। तो ये दूसरी रानी हो गई इनकी, विदिशा से इनकी शादी हुई थी, कुरुवक्की इनकी दूसरी रानी। आफ्टर 7 years ऑफ हिज कॉरोनेशन, अपने राज तिलक, कॉरोनेशन मतलब होता है राज तिलक, तो राज तिलक के 7 साल बाद अशोका इंक्लूड वेरियस रीजन्स, अशोका ने बहुत सारे रीजन्स को जिसमें कि कश्मीर एंड कोटान भी इंक्लूड होता है, इसको अपने एम्पायर में मिलाया। ड्यूरिंग हिज रेन, इनके शासनकाल के दौरान, अपार्ट फ्रॉम तमिल रीजन के अलावा जो सारा भारत है वो इनके एम्पायर के अंदर इंक्लूड हो गया था, या इन्होंने अपने एम्पायर को इतना बढ़ा लिया था जिसमें केवल तमिल रीजन को छोड़ के बाकी सारा आ गया था इंडिया का पार्ट। लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, इसके अलावा इन अफगानिस्तान का भी बहुत बड़ा हिस्सा था वो इंक्लूड हो गया था मौर्यन किंगडम के अंदर। इन हिज 8th year ऑफ कॉरोनेशन, जब इनके राज तिलक के 8 साल बाद, या जब 8वां साल था इनके राज तिलक का, तो अशोका ने कलिंगा पर आक्रमण किया 261 BCE के अंदर, जिसके अंदर 1 लाख पीपल मारे गए। लड़ाई के अंदर 1 लाख पीपल मारे गए ऑन द बेसिस ऑफ हाथी गुम्फा रिकॉर्ड। हाथी गुम्फा रिकॉर्ड के बेसिस पर यह अंदाज़ा लगाया जाता है दैट एट द टाइम, और उस समय कलिंगा पर शासन हुआ करता था नंद राजा का, जो कि राजा हुआ करते थे कलिंगा के। दिस मास किलिंग डिस्ट्रेस्ड अशोका, और जब उन्होंने इतनी बड़ी किलिंग या इतने मास किलिंग को देखा पहली बार, तो इससे अशोका का जो मन था वो विचलित हो गया। डिस्ट्रेस मतलब विचलित हो जाना। टू सच एक्सटेंट दैट ही वॉइड नेवर टू टच वेपन अगेन, इतना ज़्यादा विचलित हो गया कि उन्होंने कसम उठा ली। वॉइड मतलब होता है कसम ले लेना, शपथ लेना, कि वो अब जिंदगी में कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे इस मास किलिंग के बाद। तो कलिंगा की जो लड़ाई थी अशोका की, वो सबसे लास्ट लड़ाई थी। धौली और तोशाली वॉज मेड द कैपिटल ऑफ कलिंगा। उस वक्त जो कलिंगा की कैपिटल थी वो धौली, या उसको तोशाली भी कहते थे। अंडर द मगध किंगडम, ये मगध किंगडम के अंडर में आ गई। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ श्रामन निग्रोध एंड उपागुप्ता। तो इसमें दे रखा है कि श्रामन निग्रोध और उपागुप्ता के प्रभाव में आकर जो अशोका थे, इन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया, और बुद्ध धर्म के अंदर इन्होंने धर्मा घोष को अपनाया बजाय भैरी घोष के। अकॉर्डिंग टू कल्हन राजतरंगी, कल्हन के राजतरंगिनी के अकॉर्डिंग, अशोका वॉज अ वर्शिपर ऑफ शिवा। जो अशोका था वो बुद्ध धर्म अपनाने से पहले शिव भगवान का भक्त हुआ करता था। लेटर ही बिकेम द डिसिपल ऑफ मोगली पुत्रातिसा, उसके बाद ये शिष्य बन गए मोगली पुत्रातिसा के, फॉर हिज एंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए। एंड इन द एंशियंट हिल्स, एडजेसेंट हिल्स, और उनके पास में जो हिल्स थे वहाँ पर अशोका ने 4 केव्स बनवाए फॉर द सेटलमेंट ऑफ हिज डिपेंडेंट, जो भी उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, जिनका नाम था सुदामा, चापर और विश्व झोपड़ी एंड करना। ये 4 इन्होंने केव्स के नाम है ये। तो ये इन्होंने अपने जो इनके ऊपर डिपेंडेंट हुआ करते थे उनके लिए ये 4 केव्स बनवाए थे, जिनका नाम था सुदामा, चापर एंड विश्व झोपड़ी एंड करना। ही परफॉर्म रिलीजियस ट्रैवल, इन्होंने रिलीजियस यात्रा की बोध गया के अंदर अपने राज तिलक के 10वें साल के अंदर, राज तिलक के बाद 10वें साल में। एंड लुम्बिनी कपिल वस्तु गए ये इनके राज तिलक के 20 साल बाद, यानी कि सिंहासन पर बैठने के 20 साल बाद। इट इज़ नोन एज द रुमंडाई रिकॉर्ड, और ये रुमंडाई रिकॉर्ड से पता चलता है कि अशोका हैड रिड्यूस द रेट टैक्सेस। जो अशोका थे, इन्होंने जो रेट टैक्सेस हुआ करते थे उनको कम कर दिया, 1/6 से कम कर 1/8 कर दिया।
चोलाचेरा पांड्या चोलाचेरा और पांड्या, और जो केरल थे वो इनके 4 नेबरिंग इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करते थे, जैसा कि अशोका के इंस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन अ माइनर रॉक एडिक्ट, छोटे छोटे जो रॉक एडिक्ट्स थे जिसमें रॉक्स पे ये खुदवाते थे, खुदवा करके जो भी इंफॉर्मेशन होती थी वो उसमें लिखते थे। तो उसमें ये लिखा गया है कि उनके राज तिलक के बाद अशोका ने अपने आप को बुद्धा शाक्या के नाम से उसमें डिस्क्राइब किया है, किसमें, रॉक एडिक्ट्स के अंदर, बुद्धा शाक्या। तो ये तो था अशोका के बारे में। अब हम पढ़ेंगे धम्मा। धम्मा क्या चीज़ होती है, आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय धम्मा, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन धम्मा, तो आप इसमें क्या लिखेंगे। अशोका स्टैब्लिश आइडल्स, इन्होंने कुछ आदर्श स्टैब्लिश किए थे। आइडल्स मतलब आदर्श होता है, फॉर मॉरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, जिससे कि जो इंसानों का नैतिक विकास हो सके। और यही जो आइडल्स थे इनको नाम दिया गया धम्मा का। डेफिनेशन ऑफ अशोका, जो अशोका धम्मा की जो डेफिनेशन है हैज़ बीन गिवन इन द 2nd और 7th रॉक एडिक्ट, ये दी गई है 2nd और 7th रॉक एडिक्ट के अंदर। अकॉर्डिंग टू हिम, और इसके अकॉर्डिंग, सनिंग ऑल द इविल एक्शंस, सनिंग मतलब छोड़ देना, त्याग देना, जितने भी बुरे काम हैं। इविल एक्शन मतलब, इविल मतलब होता है बुराई, एक्शन मीन्स कर्म, यानी बुरे कर्म को त्याग देना, और साथ में ऐसे काम करना जिससे कि पूरी दुनिया का भला हो सके। कंपैशन, चैरिटी, ट्रुथ, प्योरिटी ऑफ एक्शन, ये सब धम्मा के अंदर इंक्लूड किया गया। मतलब ये सारे जो काम है वो धम्मा है। दान करना, सच बोलना, शुद्धता रखना अपने कर्म के अंदर। द एसेंशियल कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग धम्मा, और जो एसेंशियल कंडीशन थी धम्मा को फॉलो करने की, इंक्लूड सेंटली नेचर, कि इसमें संतों वाला नेचर होना चाहिए, संतों जैसा व्यवहार होना चाहिए एक तरह से। एंड परफॉर्मिंग वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर, और लोगों के भलाई से रिलेटेड काम करना चाहिए। बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल इविल्स, और अपने आप को सारी बुराइयों से आज़ाद रखना चाहिए। अच्छा व्यवहार करना चाहिए, गुड बिहेवियर। कंपैशन, चैरिटी और ग्रेटिट्यूड्स, नॉट किलिंग एनी लिविंग बींग्स, ओबेइंग वन पेरेंट्स एंड एल्डर्स। दान करना चाहिए, साथ में जो भी लोगों का भला करना चाहिए, जैसे भी उनकी हेल्प हो सके उनकी हेल्प करनी चाहिए। किसी भी लिविंग बींग्स को मारना नहीं चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। और अपने पेरेंट्स का और अपने बड़ों का की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और साथ में जो गुरु हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। बीइंग चैरिटेबल टुवर्ड्स वन फ्रेंड, एक्विटेंस, रिलेटिव्स, ब्राह्मण्स एंड नीडी एटसेट्रा। तो ऐसे लोगों के प्रति दानवीर बनना चाहिए, जैसे कि अगर किसी फ्रेंड को किसी ज़रूरत है अगर, तो उसको देना चाहिए, दान करना चाहिए। या जो नीडी पर्सन है उनकी मदद करनी चाहिए, या रिलेटिव्स हैं, या ब्राह्मण्स हैं, या ऐसे लोग जिनको वास्तव में पैसों की ज़रूरत है या आपके मदद की ज़रूरत है, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। चैरिटेबल मतलब दान करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू 3rd रॉक एडिक्ट, तो ये तो सारा धम्मा के अंदर था। और 3rd रॉक एडिक्ट के अकॉर्डिंग देयर इज़ ऑल्सो प्रोविज़न, ये भी प्रावधान है, ऑफ द मॉडरेटली कलेक्टिंग एंड मॉडरेटली स्पेंडिंग, कि हमें लिमिट ही कलेक्ट करना चाहिए और लिमिट जो है हमें स्पेंड करना चाहिए। मतलब ना ज़्यादा उसको जमा करो, ना ज़्यादा खर्चा करो पैसों को। अकॉर्डिंग टू भाब्रू रॉक एडिक्ट, और भाब्रू रॉक एडिक्ट के अकॉर्डिंग अशोका एक्सप्रेस्ड हिज बिलीफ इन बुद्धास त्रिरत्नास, और जो अशोका थे उनका जो विश्वास था बुद्धा के त्रिरत्नास पर हुआ करता था। और उन्होंने नाम दिया, उन्होंने भी बनाए त्रिरत्न, और उन्होंने नाम दिया बुद्धा, धम्मा एंड संघा। तो ये 3 रत्न उन्होंने बुद्ध के जैसे इन्होंने भी बनाए और उनको नाम दिया बुद्धा, धम्मा एंड संघा। इन माइनर रॉक एडिक्ट्स, छोटे छोटे जो रॉक एडिक्ट्स हैं सांची के अंदर, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। एंड सारनाथ जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में आता है, रॉक
अशोका ऑर्डर, अशोका ने महामत्रास, महामत्रास बोलते हैं जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो उन्होंने व्यक्तियों को रखा था उसको महामत्रास कहा जाता था। और उनको उन्होंने ऑर्डर दिया ऑफ कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के कि ऐसे भिक्षुक और भिक्षुकनियों को बाइकट कर दीजिए, बाइकट मतलब बहिष्कार कर दीजिए उनका, जो कि काउंसिल को डिसयूनिट करने में लगे हुए हैं, यानी काउंसिल को तोड़ने में लगे हुए हैं, डिसयूनाइट। इन द फर्स्ट एडिक्ट, और फर्स्ट एडिक्ट के अंदर इट वॉज ऑर्डर दैट नो एनिमल, और पहला जो एडिक्ट था इनका उसमें उन्होंने लिखा था किसी भी जानवर को नहीं मारना है यज्ञ के लिए। जैसे पहले बलि वगैरह दी जाती थी यज्ञ करने के लिए, तो उन्होंने फर्स्ट एडिक्ट के अंदर ये ऑर्डर दिया था अपनी जनता को कि कोई भी जानवरों को नहीं मारेगा यज्ञ के नाम से। देन फिर आता है धम्मा यात्रा। धम्मा यात्रा मतलब रिलीजियस ट्रैवल। अशोका के शासनकाल से पहले जो राजा हुआ करते थे वो विहरा यात्रा किया करते थे। विहरा मतलब होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में घूमने जाया करते थे, और इस दौरान वो लोग एनिमल्स को मारते थे अपने मनोरंजन के लिए। अब जो अशोका थे इन्होंने इस यात्रा को बदल करके दूसरी यात्रा में कन्वर्ट कर दिया, और अशोका ने फिर धम्मा यात्रा अरेंज की। इसके अंदर ट्रैवल किया जाता था बुद्धिस्ट प्लेसेस पर, या गोलदास डोनेशन देने के लिए ब्राह्मण्स को या श्रीमनास और एज पीपल को। तो ये लोग ये जाते थे यात्रा करने, या तो बुद्धिस्ट प्लेसेस पर जहाँ पर भी भगवान बुद्ध के टेम्पल्स वगैरह होते थे वहाँ पर, या फिर ये दान वगैरह करने के लिए जाते थे। गोलदास डोनेशन, गोल्ड को दान करने के लिए जाते थे ब्राह्मण्स और श्रीमनास और एज्ड पीपल, बूढ़े लोगों को। देन फिर आता है अनुसंधान। अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय अनुसंधान? अनुसंधान क्या चीज़ होती है? ड्यूरिंग अशोकाज रेन, अशोका के शासनकाल के दौरान स्टेट एम्प्लॉयज़, जो इन्होंने अपने स्टेट के एम्प्लॉयज़ रखे थे, जैसे कि प्रदेशक, रजुकास एंड युक्तास कहा जाता था, ये जो एम्प्लॉयज़ थे इनको ये भेजा करते थे जो बुद्ध धर्म है उसके प्रचार प्रसार के लिए हर 5वें साल, और इसी को ही अनुसंधान कहा जाता था। यानी कि जो इन्होंने एम्प्लॉयज़ रख रखे थे प्रदेशिक, रजुक्स और युक्तास, इनको ये यात्रा पर भेजते थे रिलीजियस ट्रैवल पर कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें, और ये हर 5वें साल भेजा करते थे, तो उसी को अनुसंधान कहा जाता है। देन फिर आता है धम्मा महामंत्र। धम्मा महामंत्र क्या चीज़ होती है? अभी आपने ऊपर पढ़ा था धम्मा महामंत्र। अपने राज्याभिषेक के 14 साल बाद अशोका ने धम्मा महामंत्र को अपॉइंट किया। धम्मा महामंत्र ऐसे व्यक्ति, ऐसे पर्सन होते थे जिनके रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि वो धर्म का प्रचार प्रसार करें लोगों के बीच में, मासेस मतलब लोग, उनके बीच में, टू इंस्पायर देम, उनको प्रेरित करें, फॉर डीड ऑफ पब्लिक वेलफेयर, कि वो लोग लोगों की भलाई से रिलेटेड काम करें, चैरिटी दान दें, रिलीजिंग प्रिजनर्स, जो कैदी हैं उनको आज़ाद कर दिया जाए फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, कैद खाने से, और रिड्यूसिंग देयर टेन्योर्स ऑफ पनिशमेंट, या उनके जो पनिशमेंट है उनको कम कर दिया जाए, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल सहायता दी जाए टू देयर डिपेंडेंट्स एट्सेट्रा, उनके जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनको। तो ये तो था धम्मा महामंत्र। तो ये ऐसे लोग थे जिनको कि अपॉइंट किया जाता था लोगों के लिए कि वो लोगों के अंदर जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार करें, साथ में लोगों को प्रेरित करें कि वो लोगों की भलाई से रिलेटेड काम करें, दान वगैरह करें, कैदी वगैरह उनको आज़ाद कर दिया जाए, या उनकी पनिशमेंट कम कर दी जाए, या उनको ऐसे लोग जो कि डिपेंडेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल मदद की जाए। देन फिर आता है अशोका एडिक्ट। अशोका वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर। अशोका जो है वो सबसे पहला इंडियन रूलर था टू एड्रेस इस सब्जेक्ट, जिसने कि अपने जो भी भाषण थे या जो भी वो कहना चाहते थे वो उसको उन्होंने एडिक्ट्स के थ्रू कहा लोगों से। एडिक्ट्स मतलब जो रॉक्स पर इंस्क्राइब किया जाता है उसके थ्रू उन्होंने बोला। ही गॉट इंस्पिरेशन, इन्होंने इंस्पायर किया टू डू सो। उनको ये इंस्पिरेशन मिली थी दारा फस से, और जो कि शासक हुआ करता था ईरान का। तो ईरान का जो दारा, जिसको कि दायरस कहा जाता था, दायरस, इससे उन्होंने ये इंस्पिरेशन ली थी कि जो भी अपने विचार हैं उसको
एडिक्ट्स के अंदर, रॉक एडिक्ट्स के अंदर लिखवा दो। मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स, अशोका की ज़्यादातर जो एडिक्ट्स हैं ये या तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर है, और ये मानसेरा और शाहबाजगढ़ी यहाँ से पाए गए हैं, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया से। इसमें बताया गया कि मानसेरा और शाहबाजगढ़ी से जो इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं या जो एडिक्ट्स पाए गए हैं इंडिया के अंदर, वो खरोष्ती स्क्रिप्ट्स के अंदर लिखे गए हैं। तो अशोका की जो स्क्रिप्ट्स हैं वो 2 टाइप में लिखी गई हैं, एक तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट होगी, दूसरा खरोष्ती स्क्रिप्ट। ऑन 1 पिलर, एक पिलर पर जो कि मंगाया गया था तोपारा से दिल्ली, उसमें 7 एडिक्ट्स हैव बीन इंस्क्राइब्ड, 7 एडिक्ट्स लिखे गए हैं ऑन अ सिंगल पिलर, एक ही पिलर के ऊपर। ग्रीक किंग एंटीचस, जो ग्रीक किंग है एंटीचस सेकेंड, is found mentioned in the second and third edict। इनके बारे में सेकेंड और थर्ड एडिक्ट के अंदर लिखा गया है। जेम्स प्रिंसेप was the first person, ये पहले व्यक्ति थे टू सक्सेसफुली इंटरप्रेट द एडिक्ट, जिन्होंने कि अशोका के एडिक्ट्स को इंटरप्रेट किया था, यानी कि उसको कन्वर्ट किया था दूसरी लैंग्वेज के अंदर। तो आपने देखा था खरोष्ती और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखते थे, तो उसको अदर लैंग्वेज के अंदर इंटरप्रेट किया था अशोका के एडिक्ट्स को। तो जैम प्रिंसेप ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि इंटरप्रेट किया था एडिक्ट अशोका। तो ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देन फिर है आपका इन्फ्लुएंस बाय अशोका, अशोका से प्रभावित होकर राजा तिशा, जो कि राजा थे तामपर्णी के, श्रीलंका के, इन्होंने भी एक टाइटल अडॉप्ट कर लिया देवनाम प्रिया। ही ऑल्सो इन्वाइटेड, और इन्होंने इन्वाइट किया अशोका को ऑन द ओकेजन ऑफ हिज सेकेंड कॉरोनेशन, अपने दूसरे राज तिलक पर। अशोका का जो बेटा महेंद्र कैरिड अ पार्ट ऑफ बोधि वृक्ष, जो अशोका के बेटा महेंद्र था वो अपने साथ बोधि वृक्ष, यानी कि जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसका कुछ हिस्सा लेकर वो गए थे, और उन्होंने जो सेरेमनी थी श्रीलंका के राजा की उसको अटेंड किया था। और इसको दिस इज़ रिगार्डेड टू बी द बिगनिंग ऑफ बुद्धिज्म, और इसको जाना जाता है कि श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म का कैसे बिगनिंग स्टार्ट हुई थी। तो ये जो बिगनिंग हुई थी वो महेंद्र की वजह से हुई थी। महेंद्र अपने साथ बोधि वृक्ष को लेके गए थे और वहाँ जाके उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, या जो बौद्ध धर्म था उसको श्रीलंका के राजा ने भी अडॉप्ट कर लिया था, और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी उसको अडॉप्ट कर लिया था। अपने शासन के 40 साल बाद, यानी 40 साल तक शासन करने के बाद अशोका की मौत हो गई 232 BC के अंदर। तो ये सारी कहानी थी जो अशोका की थी। उसके बाद अशोका के सक्सेसर आए, और वो लोग इतना बड़ा एम्पायर संभाल नहीं पाए, या ये कह सकते हैं कि वो इस काबिल नहीं थे कि इस एम्पायर को संभाल सकें, और इससे जो मौर्य डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई। तो मौर्य डायनेस्टी का जो फॉल है वो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक जो पढ़ा है उसको आपको पढ़ना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।